Swamiji, I'm confused in two terminologies, particularly in English. In Purviya culture, Purviya Sanskriti, we call it dhyan. Can we translate this word dhyan into either meditation or mindfulness? Because I have heard so many people using this term mindfulness nowadays. What I feel is meditation is all about evacuating ourselves, right? Then why do we call it mindfulness? There is no proper word in English and in European languages क्योंकि वहां पर ध्यान पैदा ही नहीं हुआ। ध्यान yes, पूरब yes. के ऋषियों की खोज है, इसलिए ऋषि को हम अंग्रेजी में सीयर कहते हैं, फिलासफर नहीं कहते हैं। पश्चिम में okay. फिलॉसफी पैदा हुई। फिलॉसफी का मतलब होता है सोचना, विचारना, किसी समस्या का हल निकालना, कोई इंटेलेक्चुअल सिद्धांत निर्मित करना। उस फिलॉसफी की ही एक ब्रांच फिर विज्ञान हो गई, साइंस हो गई। आज भी कोई साइंस में एमए करता है, फिर रिसर्च वर्क करता है, चाहे वो फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कर रहा है, उसको हम डिग्री देते हैं पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। व्हाई फिलॉसफी? पश्चिम में फिलॉसफी पैदा हुई थी, फिर फिलॉसफी की एक ब्रांच धीरे धीरे साइंस बन गई। तो पुराना शब्द पीएचडी अभी भी चल रहा है। वहां पर ध्यान नहीं खोजा गया। ये पूरब और पश्चिम का एक भेद है। पूरब में विज्ञान नहीं खोजा गया, हमने आउटसाइड वर्ल्ड में उतनी रुचि नहीं ली, हम अपनी खोज में लगे। हमारे यहाँ के जो प्रतिभाशाली लोग थे, बुद्ध हों कि महावीर हों कि राजा जनक हों कि महर्षि पतंजलि हों कि भगवान कृष्ण हों, इनकी खोज स्वयं की खोज थी। आत्म साक्षात्कार, आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, ये मुख्य बिंदु था। तो पूरब की सारी प्रतिभा भीतर की खोज में लगी और पश्चिम की सारी सभ्यता, संस्कृति और वहाँ की जो प्रतिभा थी वो बाहर की खोज में लगी। उससे फिलॉसफी पैदा हुई और साइंस पैदा हुआ। जैसे पूरब के आदमी को अगर वास्तव में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना है तो उसको पश्चिम में जाके पढ़ाई लिखाई करनी होगी। पूरब में सब नकल नंबर 2 है। यहाँ कोई आदमी चाहे फिजिक्स में एमएससी कर ले और पीएचडी भी कर ले, उसका दिमाग परिवर्तित नहीं होगा, वो साइंटिफिक एटीट्यूड वाला नहीं बनेगा। डिग्री तो उसको मिल गई, वो पढ़ा सकता है, कॉलेज में प्रोफेसर हो सकता है, लेकिन उसका माइंड सेटअप जो है, वो जो बचपन से उसकी सबकॉन्शियस माइंड बनी है, वो साइंटिफिक नहीं हो सकती, क्योंकि बचपन की कंडीशनिंग है वैसी। पश्चिम में विज्ञान और फिलॉसफी पैदा हुई। अब दार्शनिक के लिए कोई शब्द नहीं है पश्चिमी भाषा में। मजबूरी में दर्शन को हम फिलॉसफी कहते हैं, जबकि दोनों बातें बिल्कुल अलग हैं। दर्शन का मतलब है टू सी, टू वॉच, टू बी ए विटनेस। yes. और फिलॉसफी का मतलब है लव ऑफ थिंकिंग, चिंतन मनन से प्रेम। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। पूरब का ऋषि कह रहा है कि चिंतन मनन के पार जाना है, चिंतन मनन को ड्रॉप करना है, और पश्चिम चिंतन मनन पे फोकस कर रहा है। इसलिए पश्चिम के जो फिलॉसफर हैं वे दार्शनिक नहीं हैं, और पूरब के जो दार्शनिक हैं वे फिलॉसफर नहीं हैं, उन्होंने कोई सिद्धांत नहीं दिया। तो इस बात को भेद समझिएगा। इसलिए मेडिटेशन का कोई इक्विवेलेंट वर्ड पश्चिम की भाषाओं में नहीं है। मैं आपको एक मजेदार किस्सा सुनाऊं। ध्यान का आपने पूछा। भारत में संस्कृत शब्द ध्यान उपयोग में आता रहा। भगवान बुद्ध नेपाल में पैदा हुए थे। उस समय नेपाली भाषा को पाली भाषा कहा जाता था, तो उन्होंने वहां की स्थानीय भाषा पाली भाषा में ही प्रवचन दिए। ध्यान झान कहलाता था आज से 2500 साल पहले। तो संस्कृत का ध्यान वो लोक भाषा में झान बन गया। झान धीरे धीरे फिर चाइना पहुंचा। बुद्ध के करीब 500-600 साल बाद भारत के एक संत बोधि धर्म थे, वे चाइना पहुंचे। वहां उन्होंने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। फिर बौद्ध धर्म वहां से जापान पहुंचा। वो झान शब्द धीरे धीरे झेन बन गया। ओके। तो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा चेंज हो गया, लेकिन है वो ध्यान, क्योंकि उसका ट्रांसलेशन नहीं हो सकता किसी चाइनीज भाषा में और किसी जापानी लैंग्वेज में ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। तो ज्यों का त्यों वो चल रहा है। आज जब हम कहते हैं जापान के झेन फकीर,
तो वास्तव में हम कह रहे हैं ध्यान करने वाले संत, ध्यानी संत। तो ठीक ऐसे ही पश्चिम की भाषा में कोई प्रॉपर इक्विवेलेंट नहीं है। जो शब्द क्लोज से क्लोज आ सकता है वो है मेडिटेशन, वो है माइंडफुलनेस। दीज आर पुअर ट्रांसलेशन, not exact translation. Not exact So translation. we have All to emphasize it, that because whenever we use the word meditation, the simple question arises, on whom? Meditating on what? गलत सवाल हो गया। यहां तो मेडिटेशन का मतलब था वॉच द वॉचर। ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जिस पे हमको फोकस करना है, कि कोई आदमी दीपक की लौ पे ध्यान कर रहा है, वो कह रहा है कि आई एम मेडिटेटिंग। No, this is not meditation. This is concentration. Contemplation. Oh. These are different things. Contemplation, it is a function of the mind. Concentration is also a function of mind, not going beyond the mind. So when we use meditation or mindfulness, we should say in detail and properly that this is not real meditation, but there is no proper word, so that's why we are using it. जब हम कहते हैं ध्यान, ध्यान किसी पर नहीं किया जाता, लेकिन अब समय बदल गया। पश्चिमी शिक्षा प्रणाली और अंग्रेजी भाषा हमारे भारत में और नेपाल में भी फैल गई। अब किसी से कहो ध्यान करो तो वो भी पूछता है किस पे ध्यान करें, भगवान की मूर्ति पर, किसी मंत्र पर, किसी विचार पर। नहीं, ध्यान का ये मतलब ही नहीं था। ध्यान का ये मतलब नहीं था। ध्यान का मतलब था अपने होने के प्रति होश। नॉट कंसंट्रेशन, नॉट कंटेम्पलेशन, नॉट थिंकिंग, नो माइंड एक्टिविटी। तो जरा मुश्किल है ट्रांसलेशन करना। सबसे अच्छा है तो ध्यान को ध्यान ही कहें, सबसे अच्छा। Then we can explain it. Present world, particularly the children, seem to be totally deviating themselves in different other things which are not generally accepted by the parents in the schools or even in the society. What I feel that they are going in the way of self-destruction. And I am pretty sure, not only pretty sure, that I'm absolutely sure that meditation or dhyan can help them, bring them in the right track. So, Swamiji, how can we do it? पहली बात तो ये समझने की है कि युवा पीढ़ी पहली बार पैदा हुई है। जब से शिक्षा प्रणाली आई है उसके बाद से धीरे धीरे युवा वर्ग सामने आया है। पहले युवापन होता ही नहीं था। एक छोटा बच्चा 5-6 साल का हो गया, 8 साल का हो, अपने पिता के काम में मदद करने लगता था। पिताजी उसके कारपेंटर थे, वो लकड़ी उठा के देने लगता था। 10-12 साल का होते होते धीरे धीरे वो बढ़ईगिरी, कारपेंट्री की कुछ चीज़ें सीख जाता था। 15 साल 16 साल में शादी हो जाती थी, और पहले तो बाल विवाह हो जाते थे। 17-18 साल में तो वो स्वयं पिता बन जाता था और गंभीर जिम्मेवारियां उसके कंधों पर आ जाती थीं। एक छोटी लड़की है, 4-5 साल की हो गई, वो माँ के किचन में हाथ बटाने लगी, खाना पकाना सीखने लगी, घर के दूसरे काम काज करने लगी। 8-10 साल की हो गई, वो अपने छोटे भाई बहनों को संभालने लगी। टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी। 15-16 साल की होते होते तो वो खुद माँ बन जाएगी। 20 साल तक होते उसके 3-4 बच्चे हो जाएंगे। सो मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिंदगी बड़ी गंभीर थी पहले। बचपन के बाद सीधा बुढ़ापा आ जाता था। देयर वाज नो गैप। टीनेजर जैसी कोई चीज थी नहीं कि जहां पे टोटली फ्री हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पैसा भी नहीं कमाना है, पेरेंट्स कमा रहे हैं, और पूरा टाइम है और एनर्जी है, एंड बॉडी इज फुल ऑफ एनर्जी। और पहली बार फ्रीडम मिली है, माता पिता से दूर, बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं अपने हम उम्र के बीच में। पहले ये संभव ही नहीं था। हमेशा घर में दादा दादी थे, नाना नानी थे, 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी तक थी, पर नानी भी मौजूद थी, ग्रैंड मदर। किशोर अवस्था जैसी कोई चीज घटित ही नहीं होती थी। जब तक किशोर अवस्था आई तब तक तो बच्चे पैदा हो गए, खुद ही माता पिता बन गए।
गंभीर जिम्मेवारियां उनके सिर पे आ गई। खेल कूद के दिन ही नहीं थे, किशोरावस्था नहीं थी, युवावस्था भी नहीं थी। तो हजारों साल से बचपन के बाद सीधा प्रौढ़ता और वृद्धावस्था आ जाती थी। नाम मात्र के ही हम होते थे कि 20 साल के हैं, 22 साल के, लेकिन जवानी नहीं थी, कोई उपाय नहीं था, प्रेम की कहीं कोई जगह नहीं थी। विवाह तो पहले ही हो चुका, जब यह भी नहीं पता था विवाह का मतलब क्या है, उस समय में विवाह हो गया। मेरे पिताजी की उम्र 13 साल थी और मां की उम्र 9 साल की थी जब विवाह हो गया। और 4 साल बाद मेरी दादी जी की मृत्यु हो गई। मां को मायके से बुला लिया गया जब वो 12 साल की थी। अब 12 साल की लड़की, मेरे पिताजी, उनके 2 भाई और 2 बहनें, 5 लोगों का परिवार, और मेरे ग्रैंडफादर 6 लोग, सास है नहीं। 12 साल की लड़की को वह सब करना पड़ रहा है जो एक सास करती, एक मां करती। जी जी। किशोरावस्था थी कहां, युवावस्था थी कहां, इतनी जिम्मेवारियां आ गई। उस उम्र में मेरी माँ को रोटी पकाना नहीं आता था, दाल चावल बनाना नहीं आता था, क्योंकि वो मेरे नाना नानी की इकलौती संतान थी और कोई नहीं था। तो उन्होंने बड़े लाड़ प्यार से पाला था, घर का कोई काम नहीं करवाया था। अब अचानक एक संयुक्त परिवार की जिम्मेवारी, संयुक्त परिवार फिर बढ़ता ही चला जाता आए दिन। हम खुद 11 सगे भाई बहन हैं, 10 हमारे कजिन भाई बहन हैं, और 2 हमारी बुआ के बच्चे हैं। हमारी बुआ की डेथ छोटी उम्र में हो गई। आप सोच लो हमारा परिवार कितना बड़ा। 2 दर्जन से ज्यादा तो हम भाई बहन ही हो गए, है ना। जी जी और जी। सबसे बड़ी बुजुर्ग मेरी माँ, छोटी सी उम्र में ही। तो ये मैं कह रहा हूं कि पहले तो बचपन के बाद सीधा बुढ़ापा आ जाता था। हाँ जी अब हम एक नई फेज से गुजर रहे हैं जहां पर किशोरावस्था है, लाइफ इज फुल ऑफ एनर्जी, दे वांट टू डू एवरीथिंग एनीथिंग, दे वांट टू एक्सप्लोर, और उनके पास शक्ति है, ताकत है, उनके पास सुविधा है, उनके ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं है। और फिर युवा हो गए और उनके भीतर प्रेम का भी जन्म होगा और प्रेम संबंध बनेंगे, उसमें सब कुछ होगा। पॉजिटिव पक्ष भी होगा, नेगेटिव पक्ष भी होगा। वो डिप्रेशन में भी जाएंगे, गर्लफ्रेंड नाराज हो गई, गर्लफ्रेंड दूसरे बॉयफ्रेंड से प्रेम करने लगी, पता चला वो ड्रग्स लेने लगे, शराब पीने लगे, हाँ यहां हाँ। से अब सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी शुरू होगी। तो ये एक नई समस्या है जो पहले हजारों साल के इतिहास में कभी नहीं थी। जी तो वी जी आर फेसिंग ए न्यू चैलेंज, ए न्यू प्रॉब्लम, एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू डील विथ इट इन ए न्यू वे। अब कोई सोचे कि हम गीता पढ़ के और कुरान पढ़ के और रामायण में से इसका हल निकाल लेंगे, तो नहीं निकलेगा। उस समय ये समस्या ही नहीं थी, ये नहीं नई थी। समस्या है जो अभी अभी आई है। इसका हमें एक हाँ नया समाधान ढूंढना होगा, और हमारे प्यारे सदगुरु ओशो ने बहुत अच्छा समाधान दिया है। उन्होंने कहा है प्राइमरी स्कूल से ही बच्चों को ध्यान सिखाया जाए, थोड़ी देर के लिए जी शांत बैठ जाएं, अपने भीतर आनंद मगन हो जाएं। और उन्होंने बच्चों के लिए स्पेशल ध्यान की टेक्निक बनाई है जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट आए। ये शांत बैठना ये तो बूढ़ों के लिए है, लेकिन इसके पहले कुछ जी भूमिका की चीजें करनी होंगी, कुछ खेल कूद, कुछ भाग दौड़, कुछ शक्ति पहले खर्च कर लो, भाग दौड़ कर लो, चीख चिल्ला लो, हंस लो, रो लो, गा लो, जो करना है कर लो, विदाउट हर्टिंग एनीबॉडी। तो ओशो ने वैसी टेक्निक हाँ बनाई है। सो यू एक्सप्रेस वट एवर इज इन साइड योर माइंड, और 10 मिनट 15 मिनट में आप थक जाओगे, वो बच्चा खुद ही कहेगा कि अब बस बैठना चाहता हूं, तो हम कहेंगे ठीक बैठ जाओ। अब 10 मिनट के लिए चुप हो जाओ, आंख बंद कर लो, अपने भीतर मगन हो जाओ। काश यह बचपन से ही सिखाया जाए। हाँ, पुरानी ध्यान की विधियां काम नहीं आएंगी। हम सोचें कि हम छोटे बच्चे को विपस्सना सिखाएं, वो पहले दिन ही मना कर देगा कि बकवास बंद करो, हाँ। मुझे नहीं सीखना। है ना, हम कहेंगे फलाना जी मंत्रोच्चार करो, वो कहेगा मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, मेरा मोबाइल कहाँ है वो लाओ, मोबाइल देखूंगा।
उसका इंटरेस्ट उसमें है। तो हमें कुछ नए ढंग से चीजों को करना होगा और एजुकेशन के साथ मेडिटेशन को जोड़ना होगा। और पेरेंट्स भी इसका ख्याल रखें। तो पहले तो पेरेंट्स को खुद को सीखना होगा। जी बच्चों को जी तो हम वही सिखा सकते हैं जो हम खुद जानते हैं। अगर मैं खुद ही शांत नहीं हूं तो मैं दूसरे से कैसे कहूंगा कि शांत हो जाओ। मैंने सुना है एक सूफी फकीर के पास एक वृद्ध महिला आई गांव की, और उसने कहा कि मेरा बेटा जो है बहुत गुड़ खाता है, मीठे का बड़ा शौकीन है, इसको मना करिए, इसके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। और जो डॉक्टर है वो मना करते हैं कि इसको मना करो, इतना ज्यादा कार्बोहाइड्रेट मीठा ना खाए। उस सूफी फकीर ने कहा कि तुम ऐसा करो, अभी बेटे को वापस ले जाओ, 1 महीने बाद आना। तो महिला हैरान हुई कि आपको जो सिखाना है अभी सिखा दो। उसने कहा नहीं, 1 महीने बाद आना। वो महिला फिर 1 महीने बाद आई। उस फकीर ने उस बेटे को समझाया कि बेटा गुड़ नहीं खाना चाहिए इतना ज्यादा, ये स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। वो महिला बोली ये बात आपने 1 महीने पहले क्यों नहीं कह दी। उस फकीर ने कहा मुझे भी गुड़ बहुत अच्छा लगता है, मैं भी बहुत ज्यादा गुड़ खाता हूं, तो पहले मैं तो गुड़ बंद करूं। मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है कहने की जी बच्चे जी से कि गुड़ मत खाओ। पहले 1 महीना मैंने प्रयोग किया, अब मैं जानता हूं कि हाँ गुड़ खाना छोड़ा जा सकता है। अब मेरे बोलने में कुछ दम है और बच्चे को भी बात तुरंत समझ में आ गई। वो शब्दों में एक ताकत है, क्योंकि अब मैं अपने अनुभव यस से कह यस रहा यस हूं और मैं खुद इस यस समस्या से उलझा हूं और मैं उस समस्या से निजात पाया हूं। तो कुछ हमें ऐसा माहौल तैयार करना पड़ेगा। जो लोग ड्रग एडिक्टेड हो गए हैं या डिप्रेशन में चले गए थे और फिर उससे बाहर निकले हैं, वो किस प्रकार, ये जो सीनियर्स हैं ये अपने जूनियर्स को बताएं, क्योंकि इन्होंने समस्या ओके को खुद भुगता है। जब एक जी लड़के की गर्लफ्रेंड से उसका ब्रेकअप हो गया, वो किस दुख से गुजरा है ये वो ही जानता है। वो कैसे इसके वो पार निकला ये भी वही जानता है। अपने किसी जूनियर को ये समझाएगा तो समझ में आएगी, टीचर समझाएंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, माता पिता कुछ कहेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये समस्या आपने जी जी झेली जी नहीं है। आप क्या जानो हाँ गर्लफ्रेंड क्या होती हो, संबंध टूटना क्या होता है। मैं तो सुसाइड करने को तैयार हूं अगर वो लड़की नहीं मिलेगी तो। उसकी भावनाएं, याद रखिएगा, ऐसी भावनाएं पहले पनपने का मौका ही नहीं था, देयर वॉज नो चांस। तो हम एक नई संस्कृति की सीढ़ी से गुजर रहे हैं, नई जी समस्याएं हैं और इनके समाधान भी नए होंगे। मेडिटेशन को एजुकेशन के संग जोड़ा जाए, लेकिन मेडिटेशन वो पुराने प्रकार के नहीं चलेंगे। ओशो ने जो ध्यान की विधियां बनाई हैं जिनको हम कहते हैं एक्टिव मेडिटेशन टेक्निक्स, जिसमें कुछ सक्रियता है, उनका उपयोग करना होगा। बच्चों को उनमें बड़ा रस आता है। समझो एक सूफी डांस है, दरवेश नृत्य, गोल गोल घूमने का, बच्चों को बड़ा मजा आता है। 10-15 मिनट गोल गोल घूमेंगे, उसके बाद पेट के बल गिर जाएंगे जमीन पर दोनों हाथ फैलाकर और 5 मिनट चुपचाप पड़े रहेंगे, बड़ा मजा आएगा, धरती के साथ जुड़ गए, एक हो गए। डायनेमिक मेडिटेशन है उसो का, मिस्टिक रोज मेडिटेशन है जिसमें हंसना और रोना है। बच्चों को बहुत मजा आएगा हंसना रोना, फिर बाद में साक्षी हो जाना। तो Excuse नए me, प्रकार की Swamiji. Excuse me. You said two types of meditation to be applied for the children. One is dynamic, and another is mystic rose. मिस्टिक रोज, सूफी विरलिंग, नो माइंड Sufi. मेडिटेशन, born again Oh, meditation. These techniques will be very applicable and interesting to children. और बाद में 5 मिनट okay. चुप बैठ के विपස්සना, All right. All right. खेल All खेल में right. ध्यान, मेडिटेशन खेल विथ खेल में ध्यान. प्लेफुलनेस। That's really great. So if we apply these either of these techniques, not necessary to apply all. No. From time to time we have to change the technique, otherwise it becomes boring. तो थोड़े दिन, एक हफ्ते के लिए हमने समझो डायनेमिक मेडिटेशन किया, एक हफ्ते के बाद उसको ड्रॉप कर दिया, फिर दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया। ओशो ने हमको सैकड़ों विधियां दी हैं। ओशो की एक किताब है ध्यान योग, प्रथम और अंतिम मुक्ति। अंग्रेजी में उसका टाइटल है मेडिटेशन द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम। ओशो की एक दूसरी किताब है ध्यान विज्ञान। तो इन किताबों को पढ़ें, इसमें बहुत सी विधियां ऐसी हैं जो विशेषकर छोटी उम्र वालों के लिए हैं, उनको बहुत मजा आएगा। और जब उनको मजा आएगा तभी वो उसको कंटिन्यू करेंगे।
अगर जी किसी जी चीज में हमको मजा नहीं आया तो टीचर के कहने से या माता पिता के कहने से 2-4 दिन कर लेंगे, फिर छोड़ देंगे, वो बात नहीं बनेगी। तो कुछ इंटरेस्टिंग होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए, और कुछ ऐसी बात हो जो हमारी इंटेलेक्ट को डाइजेस्ट हो जाए। पुराने धर्म की भाषा आज के आधुनिक मनुष्य को हजम नहीं होती, वो भाषा जी। पुरानी पड़ यस गई, यस है ना। यस। आज अगर हमें किसी को कुछ समझाना है, उसको साइंटिफिक वे से, साइकोलॉजिकल वे से समझाना होगा। अगर उसको बात समझ में आ गई तो वो खुद करेगा। तो ओशो ने जिस ढंग से अध्यात्म को प्रस्तुत किया है वो आधुनिक मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है, और यही वजह है कि आज करोड़ों लोग ओशो को पढ़ते हैं, यूट्यूब पर या सुनते यस हैं, यस। करोड़ों लोग। पतंजलि की योग शास्त्र को पढ़ने में किसी की रुचि नहीं है, लेकिन ओशो ने पतंजलि पर जो 100 प्रवचन दिए हैं, इट इज साइंस ऑफ द सोल। एक वैज्ञानिक भी पढ़ना चाहेगा और प्रयोग करना चाहेगा ओशो की कही बात को। भगवान कृष्ण ने गीता में जो समझाया है वो बहुत पुराना हो गया, 4,500-5,000 साल पुराना। अब वो संस्कृत भाषा कोई नहीं जानता, उसका अर्थ जी किसी को समझ में नहीं आता। लेकिन ओशो ने जब गीता दर्शन पर 350 घंटे प्रवचन दिए, वो अद्भुत है, अनूठा है। जो व्यक्ति ओशो की किताब पढ़ना शुरू कर देगा वो पढ़ता ही चला जाएगा। इट इज सो इंटरेस्टिंग। तो ना केवल बच्चों के लिए, बड़ों के लिए भी धर्म का नया रूप हर युग में प्रस्तुत होता है, और वही सबके काम आता है। पुरानी बात आउट ऑफ डेट हो जाती है, लैंग्वेज बदल जाती है, भाषा की जी मीनिंग चेंज जी। हो जाते हैं, वो हमारे काम के नहीं हैं। हम जिस प्रकार की जिंदगी जी रहे हैं, जितनी तनाव भरी, हमारा वायुमंडल बदल गया। हम दिल्ली के निकट रहते हैं, आपको पता ही है। अभी 2 दिन पहले एम्स हॉस्पिटल के फेफड़े के सर्जन हैं, शल्य चिकित्सक, लंग्स कैंसर का विशेषकर इलाज करते हैं, उन्होंने बताया कि 35 साल पहले जब उन्होंने एम्स दिल्ली में सर्विस ज्वाइन की थी, उस समय जब फेफड़े का ऑपरेशन करते थे, फेफड़ा लाल रंग का दिखाई देता था। कभी कभी हाँ किसी के फेफड़े में ब्लैक स्पॉट्स नजर आते थे। और आज 35 साल बाद दिल्ली और एनसीआर आसपास के रहने वाले लोगों के फेफड़े ब्लैक कलर के निकलते हैं, स्पॉट्स ही स्पॉट्स पूरे में रहते हैं। लाल रंग का फेफड़ा बोले यदा कदा कभी देखने को मिलता है, कोई मरीज बाहर से जब आता है तब। दिल्ली वासी का फेफड़ा तो काले रंग का हो चुका है। एक आदमी चैन स्मोकर दिन भर में जितना पॉइजन अपने भीतर ले जाता है, दिल्ली की हवा में उतना तो मुफ्त में जा रहा है बिना खर्च किए। एवरीबडी वेदर स्मोकर और नॉन स्मोकर। ये एम्स यस के यस। सर्जन ने ये वाली बात बताई है कि पहले हमको पता लग जाता था ऑपरेशन करते समय कि स्मोकर है कि नहीं है, अब पता नहीं चलता। चाहे नहीं वो चलता। स्मोकर हो चाहे ना हो, सबके फेफड़े एक से हैं, इक्वल। तो हमारा वातावरण बदल गया। अब पुराने जमाने में कहा जाता था कि प्राणायाम करने से प्राण ऊर्जा बढ़ेगी। जी जी। अभी जरूरी नहीं, हो सकता है जल्दी कैंसर हो जाए। इतने ज्यादा कार्सिनोजन केमिकल्स भीतर जा हाँ। रहे हैं। अब तो वो लोग जो धीमे धीमे सांस ले रहे हैं वो लंबे टकेंगे, जिसने ज्यादा सांस ली वो तो मारा जाएगा जल्दी। तो सारी सिचुएशन चेंज हो गई। कभी किसी ने सोचा नहीं था कि इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो सकता है, हाँ जी जी। इतना मेंटल टेंशन, इतना एम्बिशन, इतनी गला घोंट प्रतियोगिता, कंपटीशन, पहले तो कभी नहीं था। तो हम एक नई स्थिति में जी रहे हैं, नई मनस्थिति, नई परिस्थिति। निश्चित रूप से पुरानी ध्यान की विधियां हमारे काम नहीं आएंगी। हमारे भीतर इतना अहंकार है, इतना क्रोध है, इतनी घृणा है, इतनी प्रतिशोध लेने की भावना है। पुराने आदमी में ये नहीं होती थी। एक लकड़हारा था, वो कुल्हाड़ी लेके जंगल जाता था, लकड़ी काटता था। उसकी जो हिंसक प्रवृत्ति है, वायलेंस है, वो लकड़ी काटने में निकल गई, कुल्हाड़ी चलाने में। हाँ यस तो वो यस घर आता था, डेफिनेटली। खाना खाता पीता था, शांति से चैन की नींद सो जाता था। लेकिन आज का आदमी ना तो वो कुल्हाड़ी चला रहा, ना वो घोड़े और बैल के साथ कोई काम कर रहा, खेतों में कुछ कर ही नहीं रहा। ऑफिस में जाता है कार ड्राइव करके, वहां जाके कंप्यूटर पर काम करता है, कार ड्राइव करके वापस आ जाता है, सोफे पे बैठ कर रिमोट कंट्रोल हाथ में रखे टेलीविजन के चैनल्स घुमाता रहता है। कोई फिजिकल एक्सर्शन हुआ ही नहीं।
उसका Yeah, वजन बढ़ता yes, जा रहा है, definitely. ब्लड प्रेशर बढ़ता जा रहा है, डायबिटीज हुई जा रही है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ गए हैं, हार्ट अटैक होने वाला है। दिस इज समथिंग टोटली न्यू। इतना मोटा आदमी कभी होते ही नहीं था पहले, राजा महाराजा होते थे। आम आदमी इससे बहुत अच्छी कंडीशन में था। आज आम आदमी राजा महाराजाओं से आगे निकल गया। हाँ, अमेरिका जैसे उन्नत देशों में तो ओवरवेट हैज बिकम द ग्रेटेस्ट मेडिकल प्रॉब्लम। ग्रेटेस्ट मेडिकल प्रॉब्लम ओवरवेट। लोग खाए जा रहे हैं। तो ना हमारी सांस वायुमंडल वैसा रहा, ना हमारा भोजन वैसा रहा। पंजाब में कुछ एरिया ऐसा है जहां पर इतने ज्यादा इंसेक्टिसाइड छिड़के जाते हैं, वहां फसल खूब पैदा होती है, आदमी बहुत अमीर हैं, लेकिन सबको कैंसर हुआ जा रहा है। वहां से दिल्ली जो ट्रेन आती है उसका नाम ही पड़ गया कैंसर ट्रेन, कैंसर एक्सप्रेस। Sir Express. उसमें 40-50% कैंसर के मरीज ही रोज आते हैं। पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि इंसेक्टिसाइड हमको हर चीज में मिलेंगे, प्रिजर्वेटिव हर चीज में मिलेंगे। क्योंकि सामान्य दूध तो हम ताजा का ताजा पीते थे, ज्यादा से ज्यादा एक दिन चलता था, 24 घंटे से ज्यादा तो नहीं चल सकता था। अब नहीं, कंपनी जो दूध बना रही है उसकी सेल्फ लाइफ तो उनको 1 महीना करनी है। 1 महीना कैसे चलेगा? उसमें प्रिजर्वेटिव डाल रहे होंगे, केमिकल्स डाल रहे होंगे। yes, तो yes, हम yes. कोई ऐसी चीज खा नहीं सकते आज जो वास्तव में हमारे लिए लाभकारी हो। वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो गया। तो हमारा भोजन बदल गया, हमारा हवा पानी बदल गया, नदियों का पॉल्यूशन का लेवल इस स्तर पे पहुंच गया है, अब उस पानी को पी के तो आदमी मर ही जाएगा, No, मर definitely. जाएगा, है ना। पानी नहीं पी सकते आप। कितनी मुश्किल खड़ी होती चली जा रही है। तो इन सारी बदली हुई परिस्थितियों में वो जो पुराने प्रकार का योगाभ्यास था, जो पुराने प्रकार की जी. विपस्सना ध्यान की पद्धति थी, वो आउट ऑफ डेट हो गई। वो काम करती थी एक जमाने में, तब आदमी बिल्कुल सीधा सरल था, गैर पढ़ा लिखा था, जी. दिन भर फिजिकल वर्क करता था। वो 5 मिनट के लिए अपनी सांस देखता था, शांत हो जाता था। आज ये संभव नहीं है। ये जो आदमी दिन भर जिसने कोई फिजिकल एक्सर्शन नहीं किया है, अब इसके लिए फिजिकल एक्सर्शन तभी संभव है जब पत्नी से झगड़ा हो जाए, थोड़ी कलह हो जाए, चीखना चिल्लाना हो जाए, मारपीट हो जाए, कुछ सामान फेंक जाए एक दूसरे के ऊपर, तो कुछ फिजिकल एक्सर्शन होगा, फिर इसके बाद रिलैक्स होकर सो जाएगा। अभी परसों मैंने व्हाट्सएप पे एक न्यूज़ देखी, एक महिला ने कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दी है और उसने आरोप लगाया है अपने पति पर कि मेरा पति बिल्कुल परमेश्वर है, बिल्कुल शांत प्रवृत्ति का है, लड़ता झगड़ता नहीं, कभी अपमानजनक बात नहीं कहता, घर के सारे कामों में हाथ बटाता है। तो जज ने पूछा कि आपको प्रॉब्लम क्या है? उनका प्रॉब्लम, मुझे क्रोधित होने का कोई अवसर ही नहीं है और मेरे भीतर बीच में नेगेटिव इमोशंस आते हैं, उनका मैं क्या करूं, किस पर निकालूं? मैं घर में चीखती चिल्लाती हूं तो लोग समझते हैं पागल हैं, दीवारों से लड़ रही हूं। ये आदमी लड़ता ही नहीं है, ये ऐसा कोई जी. मौका ही नहीं देता जिसमें कोई लड़ाई कर सको। ऐसे आदमी के साथ जिंदा रहना मुश्किल है, मुझे तलाक दो। और जज को स्वीकार करना पड़ा कि वास्तव में तो बहुत मुश्किल है शांत आदमी के साथ जीना। हमारे भीतर इतनी अशांति है, इतनी अशांति है कि उसको भी निकलने का अवसर चाहिए। वो महिला अशांत है घर में, वो अपनी सास से लड़ेगी, ननद से लड़ेगी, बच्चों की पिटाई कर देगी। पीटना तो वो अपने हस्बैंड को चाहती है, मगर वो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये लड़का भी बिल्कुल हस्बैंड की शक्ल सूरत उसी की फोटोकॉपी है, इसको पीट के भी तसल्ली मिल जाती है। जी. उसके भीतर क्रोध की भावना है, हिंसक प्रवृत्ति है, ये प्रकृति ने दी है, वो उसका क्या करे। जी. अब इस महिला से हम कहें कि तुम शांत बैठ के अपनी सांस देखो, वो देख ही नहीं सकती। उसके मन में क्रोध के विचार चल रहे हैं, कुछ तनाव का माहौल है, वो शांत हो ही नहीं सकती, सांस देख ही नहीं सकती। एक बार सांस देखेगी, 2 बार देखेगी और चुक जाएगी, किसी विचार में बह जाएगी, उसको ध्यान लगेगा ही नहीं। 2-4 दिन वो करेगी, फिर छोड़ देगी कि क्यों समय वेस्ट करना, उतनी देर में व्हाट्सएप ही देख लें, फेसबुक ही देख लें। इस सांस देखने से क्या होगा? तो हमको मेडिटेशन टेक्निक ऐसी बनानी होगी विच इज मोर इंटरेस्टिंग देन व्हाट्सएप एंड फेसबुक। Yes. So that people get not only involved but indulged there, right?
Yes, it should be very, very interesting, more interesting Yes. than anything else in the outside world. तो Yes, बच्चों के yes. लिए नई प्रकार की विधियां ओशो ने दी हैं, और भविष्य में हमको अपना माइंड ओपन रखना चाहिए। क्या जरूरत है उसके मुताबिक हम नई टेक्निक दें। अगर बीमारी बदल गई तो औषधि भी बदलनी होगी, Yeah, है ना? definitely. That's true. That's true.